Hello everyone. Today in heat and thermodynamics, now we are going to discuss part 3. In part 3 today, what type of discussions we will include? Heat and temperature. Concept of heat and temperature. ये दोनों क्या है? हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है? एक्चुअली हीट है एक टाइप का एनर्जी जो दो बॉडी के बीच, ये हमने बॉडी लिया, बॉडी इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इनसे बना है। ये बॉडी ये है और ये भी बॉडी में पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है लाइक दिस। इस बॉडी का नाम हमने बी रखा। इनका टेम्परेचर टी बी एंड टी ए डिनोट किया और ये बड़ा है। ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये कम है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एक एनर्जी का ऑटोमेटिक स्वाभाविक फ्लो होगा। ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच जो एनर्जी का ये फ्लो हो रहा है, इनका थर्मोडायनामिक्स में नाम रखा गया है हीट। और अब सवाल ये आ रहा है टेम्परेचर क्या है। पहला तो ये है कि हीट क्या है। तो हीट को कहेंगे इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फॉर्म है that transfers from a body of high temperature to a body of low temperature. हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ये एनर्जी अपने आप चलता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में एनर्जी पास कराने के लिए हमको बाहर से कुछ करना नहीं है, अपने आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो एनर्जी पास हुआ उनका नाम हीट रखा गया है। सबसे पहले यहां डिफाइन कर रहे हैं हीट, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम ए बॉडी at high temperature to a body at low temperature। तो ऐसा एनर्जी जो टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण अपने आप पास होने लगे दो बॉडी के बीच, उनको हीट कहा जाता है। हीट हमेशा दो बॉडी के बीच टेम्परेचर डिफरेंस रहने के कारण चलता फिरता एनर्जी को ही कहते हैं। इसलिए हीट के बारे में ये भी लिखा जाता है हीट ऑलवेज इज ऑलवेज इन ट्रांसिट। ये वर्ड दिया जाता है कि हीट हमेशा चलता रहता है। हाँ, जब ये बॉडी में जाके हीट जमा हो जाएगा तो फिर हीट का नाम बदल के इनमें रखेंगे थर्मल एनर्जी। हीट को बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता है। जैसे हीट बॉडी में स्टोर्ड होगा, ये कहना एक रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा। जैसे वर्क बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है,
उसी तरह से हीट के बारे में कहा ही गया है कि हीट वो एनर्जी है जो दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक्सचेंज होता है। हाँ, बॉडी ने जब वो एनर्जी रिसीव कर लिया, बॉडी ने रिसीव कर लिया, तो उनका नाम थर्मल एनर्जी हो जाता है। तो हीट इसीलिए लिखा गया यहाँ, इज ऑलवेज इन ट्रांसिट, मतलब हमेशा चलता फिरता रहता है। चूंकि हीट एक एनर्जी है, इसलिए इनका ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल होता है। और हीट के लिए एक अलग से भी यूनिट है, सीजीएस यूनिट, जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी यूज होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज कैलोरी। और हीट के बारे में ये कहा जाता है कि हीट कैन नॉट स्टोर्ड इन ए बॉडी, एक्चुअली थर्मल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी। अब जैसे किसी बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बॉडी है, ये बॉडी के अंदर पार्टिकल्स है, बॉडी पार्टिकल से बना हुआ है, और इस पार्टिकल को टेम्परेचर है, तो इसके पास, ये पार्टिकल के पास एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। हर एक पार्टिकल के पास मैकेनिकल थर्मल एनर्जी है। और हम इनसे चाहेंगे कि इनका थर्मल एनर्जी अलग कर दें, मैकेनिकल रहने दें, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली आगे वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि थर्मल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी आपस में कोरिलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। यानी जो थर्मल एनर्जी है वही मैकेनिकल है, जो मैकेनिकल है वही थर्मल एनर्जी है इनके अंदर। अब नेक्स्ट में आते हैं कि टेम्परेचर क्या है। इनको हम एक एग्जाम्पल देके पहले प्रयास कर रहे हैं कि तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। हम ये दो कंटेनर लेते हैं पिस्टन के साथ। ये कंटेनर में ये मॉलिक्यूल है, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने 10 लिया। कंटेनर ये है, हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ऑफ each मॉलिक्यूल है सपोज 2 जूल। किस तरह का एनर्जी अभी तुरंत बताए, मैकेनिकल एंड थर्मल, हर एक मॉलिक्यूल के पास है 2 जूल। फिर हम ये दूसरा कंटेनर लेते हैं बी, इनमें मॉलिक्यूल्स का नंबर हम कुछ ज्यादा लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया 20, और एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल है 1.5 जूल। हम लोग पहले इस एग्जाम्पल से ऐसे समझे, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 20 है, हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी 1.5 है, इसलिए टोटल एनर्जी इन दिस कंटेनर है, टोटल एनर्जी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 जूल।
और ये कंटेनर में टोटल एनर्जी है 20 जूल। इनमें हम एनर्जी को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, अलग से ऐसे नहीं बता रहे हैं कि ये कौन सा एनर्जी है। हीट एनर्जी, सवाल है कि हीट एनर्जी बॉडी के अंदर होता ही नहीं, तो उनके बारे में बात करना कि बॉडी के अंदर इतना हीट एनर्जी है, थोड़ा एब्सर्ड कंसेप्ट हो जाएगा। 20 जूल इनके अंदर कौन सा एनर्जी है, वही थर्मल एंड मैकेनिकल, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये 20 जूल है और ये 30 जूल है। अब ये दोनों कंटेनर को आपस में टच करा दें। टच कराने के बाद हमारा अपना एक्सपीरियंस, अनुभव कहेगा इनको ज़्यादा एनर्जी है, इनको कम है, तो इनसे एनर्जी निकल के इनमें जाएगा और जब निकलने लगेगा तो उनका नाम हीट पड़ जाएगा। हम लोगों का अपना अनुभव कहेगा। लेकिन उनमें जब हम लोग थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो यहाँ देखेंगे इनके हर एक मॉलिक्यूल को एनर्जी है 2 जूल और इनके हर एक मॉलिक्यूल को एनर्जी है 1.5 जूल। तो थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का सम इस मॉलिक्यूल के पास है 2, इनके पास है 1.5। ये मॉलिक्यूल, सभी कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों देगा इनको एनर्जी? क्योंकि इन मॉलिक्यूल के पास 1.5 है, हर एक के पास, इनके पास 2 है। तो एक्चुअली होगा क्या, हीट यानी एनर्जी ट्रांसफर होगा ये बॉडी से ये बॉडी। अब यहाँ एक सवाल आ जाता है, हीट का ट्रांसफर बिटवीन 2 बॉडीज अमाउंट ऑफ एनर्जी से डिसाइड नहीं हो रहा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर कम है, इधर ज़्यादा है, फिर भी हीट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है। इनका मतलब है हीट का फ्लो डिसाइड करने के लिए इस सिस्टम का कुछ और प्रॉपर्टी, गुण के बारे में सोचना पड़ेगा जो डिसाइड करेगा फ्लो ऑफ हीट किधर से किधर होगा। प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया है टेम्परेचर। अभी इसके हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है 2 जूल, इनका है 1.5 जूल, तो इसमें हम लोग बोलेंगे इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, इनका कम। तो इनसे अब टेम्परेचर का डिफिनीशन ऐसे निकल के आता है कि टेम्परेचर क्या है। तो नाउ टेम्परेचर, तो इनको बोलेंगे इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, it is the property of the system that decides the direction of flow of heat। टेम्परेचर का मेन काम ही है कि टेम्परेचर से पता चलेगा कि हीट का फ्लो किस साइड से किस साइड होगा। इनका सबसे मेन काम यही है। हालांकि जूनियर क्लास की बुक में टेम्परेचर के बारे में लिख दिया जाता है और लिखा जाता है ऐसे, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। उस आधार पे अगर देखें तो ये कंटेनर को हम टच करेंगे और इनको टच करेंगे तो ये कंटेनर ज़्यादा गर्म लगेगा ये इनके कंपैरिजन में, और गर्म लगेगा तो इनका टेम्परेचर प्रॉपर्टी हम लोग बोलेंगे हाई है। अब टेम्परेचर जब डिफाइन कर ली तो टेम्परेचर के बारे में कुछ चीज़ें और जाने, क्या क्या है। पहला है टेम्परेचर इज ए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
हम लोग क्लास 11 में जब पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो उसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल पढ़ते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उनमें ये आता है। टेम्परेचर एक 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इन एसआई। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है केल्विन। हालांकि टेम्परेचर का अदर भी यूनिट्स भी है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, रोमर है, रैंकिन है। जैसे मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, लेकिन मास का अदर यूनिट्स भी है, ग्राम है, पाउंड है, क्विंटल है। ये सब अलग अलग तरह का यूनिट्स हुआ अलग अलग सिस्टम्स में। लेकिन ऐसा ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में उनका यूनिट केजी होता है। जस्ट लाइक उसी तरह से टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, लेकिन इनका अदर यूनिट्स भी होता है, और आगे जाके इनके अदर यूनिट्स का केल्विन के साथ हम लोग रिलेशन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर, ये पॉइंट लिख देते हैं। ऑफ ए बॉडी कैन बी रेज्ड, बढ़ाया जा सकता है। हम टेम्परेचर कितने ऊपर तक बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर का मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू का क्या लिमिट है? क्या उनका कोई लिमिट है, कहीं तक जाके रुकेंगे? तो आंसर है टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कैन बी रेज्ड अप टू एनी वैल्यू। इनका मतलब है हायर लिमिट टेम्परेचर का नहीं होता है, ऊपर कहां तक बढ़ेंगे नहीं होता है। नो हायर लिमिट। अब इनको हटाते हैं, कुछ और बातें टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। Then see the temperature of a body can be lowered। नीचा जो टेम्परेचर करेंगे, डाउन करेंगे, तो इनका डाउन करने का क्या कोई लिमिट है, या जहां तक जाना चाहे जा सकते हैं? तो नहीं, टेम्परेचर डाउन करने का लिमिट है। कैन बी लोअर्ड अप टू ए लिमिट 0 केल्विन। 0 केल्विन से टेम्परेचर आप नीचा नहीं कर सकते, और इन्हीं को कहा जाता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ टेम्परेचर इज 0 केल्विन। तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि 0 के नीचे जाएगा नहीं। लेकिन सेल्सियस वगैरह में माइनस में भी होता है, इनमें लेकिन माइनस में नहीं होता। इनमें इन केल्विन स्केल टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इन केल्विन स्केल 0 के नीचे आएगा ही। टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर। जैसे 77 केल्विन के नीचे जाना। पहले केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस में रिलेशन क्या है?
तो T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है T प्लस 273 केल्विन। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे 25 प्लस 273 देन 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल, जैसे हम 77 केल्विन को अब डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो बदलने के लिए क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में यहाँ लिखेंगे 77 माइनस 273 देन डिग्री सेल्सियस, और ये जो निकल के आ रहा है 7, इनसे जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 9 1 माइनस 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यूजुअली तुम लोगों को पता होगा फ्रिज के अंदर भी टेम्परेचर, फ्रिज में जो फूड स्टॉक्स रखते हैं वगैरह उनका टेम्परेचर माइनस में कहाँ तक जाता है, हार्डली मुश्किल से -25 डिग्री सेल्सियस तक। और इतने नीचे तक टेम्परेचर जाना, जैसे ये है नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट, ये तो इतने नीचे तक टेम्परेचर को लैब में प्रोड्यूस करना, उसको मेजर करना, ये टेक्निक्स का नाम रखा जाता है। इस टेक्निक्स का नाम है साइंस में क्रायोजेनिक्स। इनमें हम ये वर्ड लिख रहे हैं नोट करके अलग से, क्रायोजेनिक्स। कभी कभी तुम लोग पढ़ोगे उसमें लिखा लगेगा क्रायोजेनिक इंजन, मतलब इतना लो टेम्परेचर पे इंजन वर्क कर रहा है। क्रायोजेनिक्स होता है प्रोडक्शन ऑफ एंड मेजरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर के टेक्निक को क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर टेक्निक इज कॉल्ड क्रायोजेनिक्स। बिलो यू में से 77 केल्विन। नेक्स्ट अब है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना, मेजर करना, उनके लिए क्या वर्ड है। उनका नाम है पायरोमेट्री। ये है द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। उनका नाम है पायरोमेट्री। जैसे सन का टेम्परेचर, सन के सरफेस का टेम्परेचर होता है 6600 केल्विन, 6000, 7000, 10000 केल्विन में टेम्परेचर प्रोड्यूस करना उनसे ऊपर कहलाता है पायरोमेट्री। अब नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या कंसेप्ट डेवलप हुआ। सबसे पहला टेम्परेचर, अभी भी हम बताए थे, ये बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है मैकेनिकल एंड थर्मल, और दोनों में किसी को सेपरेट नहीं कर सकते, और थर्मल एनर्जी के कारण ही इनका टेम्परेचर है, वही प्रॉपर्टी है। इसलिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का नाम पड़ गया थर्मोमेट्री। थर्म से रिलेटेड है ये, थर्मोमेट्री। ये वर्ड का मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के मेजरमेंट में एक हम लोग लॉ को फॉलो करते हैं थर्मोडायनामिक्स में,
वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अगर कभी कभी हम लोगों से ये पूछा भी जाए डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की परिभाषा कम्स अंडर विच लॉ, तो बोलेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस टेम्परेचर। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? ये कहता है जैसे ये ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है, ये सी सिस्टम है। सिस्टम का मतलब यहाँ हुआ ये कंटेनर में कोई एक प्रकार का गैस भरा है, इनमें भी कोई एक प्रकार का गैस भरा है, इनमें भी भरा है। हमने क्या किया, ए सिस्टम को सी के टच में लाया और इनका दीवार कंडक्टिंग है, वॉल कंडक्टिंग है, हीट अलाउ करता है। ऐसा नहीं मान लेना है कि वॉल अनकंडक्टिंग है। टू सिस्टम्स आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है इनका दीवार अलाउ कर। तो इफ ए एंड बी इन थर्मल कॉन्टैक्ट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ए और सी को टच कराया, तो ए से ना सी में हीट जा रहा है ना सी से ए में आ रहा है, और फिर ए को हटा लिए, अब बी को सी के से टच कराए इन थर्मल कॉन्टैक्ट, मतलब वॉल हीट को अलाउ करता है। इनमें भी ये है, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम बी एंड सी। बी से सी में नहीं हीट जाता है, सी से ए में नहीं आता है। तो फिर ये कहता है साइंस, इन दोनों को टच कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाइए इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर ए एंड सी आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट एंड दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगेन B and C are in thermal contact and they are in thermal equilibrium, so there is no need to check thermal equilibrium of A and B. A and B thermal equilibrium में होगा या नहीं उनको चेक नहीं करना है, हम डिसीजन पास कर देंगे A and B thermal equilibrium में। ये जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट है। हालांकि ये स्टेटमेंट अप्लाई करके थर्मोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में जो डिवाइस यूज करेंगे उनका नाम है थर्मोमीटर। तो आगे का जो पार्ट 4 होगा हम लोगों का, वो होगा थर्मोमीटर रिलेटेड। तो उसमें ये चीज़, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। हम अभी सिर्फ यहाँ पर इनका स्टेटमेंट लिख देते हैं।